हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे बुक का। ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और कॉपी और पेन लेकर बैठना ताकि आपको जितना भी प्रश्न बताऊं उसका एक नोट्स बना लेना। ठीक है, और उसको डेली याद करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए, और जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं उनको उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है, तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ में पूछता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, या कितने प्रकार का होता है उसको लिखो। प्रत्येक को परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देना है, तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर है या खाने का सोडा का रासायनिक नाम, जो रासायनिक नाम होता है एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि, मतलब जो इनकी बनाने की विधि है, कैसे बेकिंग पाउडर को बनाया जाता है, एवं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ लिखना है। ठीक है, भौतिक गुण भी लिखना है, रासायनिक गुण भी लिखना है, सब कुछ समीकरण देना है। तो उपयोग भी आप लोग लिख देना, तो फिर ये आप लोगों का फुल मार्क्स देगा। बेकिंग पाउडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अम्ल क्षार एवं लवण का, और आप लोगों को जरूर याद करना है। ये सारा क्वेश्चन एक नोट में लिख लो कि ये सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये इसका चांस है कि आपका 100% की जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितना बताऊंगा वही आएंगे। याद करना है आप लोगों को, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी एक एक करके सारों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यंजक चूर्ण, जो व्यंजक चूर्ण है या फिर ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, गुण तथा उपयोग लिखिए। जो व्यंजक चूर्ण है या फिर ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम लिखना है, और आपका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, गुण सब कुछ लिखना है। ठीक है, इस गुण में आपका सब कुछ है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ आप लोगों को लिखना है, तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा है व्यंजक चूर्ण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो क्या होता है तथा अनुप्रयोग भी लिखिए। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी भी बनवाया था, बीच में हाइड्रोजन होता है, उसके नीचे कुछ तत्व होते हैं, उसके ऊपर कुछ। ठीक है, तो वो आप लोगों की एक श्रेणी प्राप्त होती है जिन्हें हम लोग सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, और उनका 2 अनुप्रयोग भी बताया था। अनुप्रयोग बहुत आसान होता है, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। हाइड्रोजन के नीचे जो होता है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेते हैं। ऐसे आप 2 अनुप्रयोग लिख सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा तभी आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। और कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, जो कॉपर होता है, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम बताना है, और उसका संगठन बताना है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, किस किस चीज का कितना % होता है, और आप लोगों का उपयोग भी बताना है कि इनका उपयोग किस चीज में, कौन सी चीज में बनाने में किया जाता है मिश्र धातुओं का। ठीक है, 2 आप लोगों को एग्जाम्पल बताना है, और उसका मतलब संगठन भी बताना है, धातु का नाम भी बताना है, उपयोग भी बताना है, और मिश्र धातु की परिभाषा भी बतानी है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइप से पूछा जाता है, लेकिन मैंने आप इस टाइप से ज्यादा पूछा जाता है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए कुछ और भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को याद रखना है। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ है समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ठीक है, इस पर भी टिप्पणी बहुत ज्यादा आता है कि समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, समजातीय श्रेणी। एंड अगला है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, साबुनीकरण पर टिप्पणी भी बहुत ज्यादा आता है, मतलब इन सब पर टिप्पणी बहुत ही ज्यादा आते हैं और तीनों मिलाकर आपको 7 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, तो फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग सबका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लक्षण, ठीक है, लाभ हानि लिखिए। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उनके लक्षण लिखना है, लाभ लिखना है तथा हानि सब कुछ बताना है, ठीक है। एंड अगला है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। देखो एक दीर्घाकार आवर्त सारणी है जिनकी आप लोगों को विशेषताएं बताना है, क्या बताना है, विशेषताएं, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की आप लोगों को विशेषताओं को बताना है और दीर्घाकार आवर्त सारणी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की जितनी भी विशेषताएं हैं 2, 4, 10 उसको आप याद कर लो और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लिख देना, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाचन से क्या तात्पर्य है। जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, बायोलॉजी का। तो पाचन तंत्र के बारे में बताना है। सबसे पहले पाचन की परिभाषा दो और पूरी पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। पाचन तंत्र का आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, और पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, जितने उनके भाग हैं, जैसे मुख है, गृहिणी है, एंड अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सबका आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, तो फिर आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो सारा आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो। जो वाष्पोत्सर्जन होता है इनसे आप क्या समझते हैं और इनका क्या महत्व है, इनका क्या महत्व है ये भी बताना है। तो वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है और इसका क्या महत्व है, इसके महत्व को भी बताना है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, क्यों ये पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधों में, तो फिर आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, सारा क्वेश्चन नोट कर रहे हो और आप लोगों को याद भी करना है, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको। देखो उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं, उनको लिखना है। वैसे मेन जो है वो है किडनी है, ठीक है, वृक्क। और वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। जो वृक्क की संरचना होता है तथा उनकी कार्यविधि, जो उसका कार्य होता है, उसको चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। वृक्क का बात किया जा रहा है। तो उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है और वृक्क की संरचना तथा क्रियाविधि को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग फोकस करो। इसमें लिखा हुआ है मनुष्य के नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य में नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो नर और मादा के मतलब जो जनन तंत्र होते हैं उसका सचित्र वर्णन करना है। बुक में बना होगा, आप लोग देख लो। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया भी है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इन सबको बनाना सिखाया भी है और इसमें से एक तो जरूर ही आएगा। तो कंप्लीट रखना बोर्ड एग्जाम के लिए सारा क्वेश्चन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करके और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे गाइड, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, गाइड एंड नेक्स्ट आपका जो मॉडल पेपर है, सब कुछ से रिसर्च करके ये आप लोगों का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को याद करना है ये सारा जितना बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, ठीक है, पूरे बुक से हैं। परागण क्या है, परागण क्या है और स्वपरागण परपरागण का क्या वर्णन है, मतलब स्वपरागण परपरागण का वर्णन करना है, ठीक है। सबसे पहले परागण की परिभाषा देनी है, जो परागण होता है उसकी परिभाषा दो और स्वपरागण और परपरागण इनका वर्णन करना है, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा है परागण, ठीक है, परागण क्या होता है, स्वपरागण परपरागण का वर्णन करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम है उसकी विवेचना करनी है, ठीक है। मेंडल के जो आनुवंशिकता का नियम है उसके मतलब मेंडल के कितने आनुवंशिकता के नियम थे, मैंने बताया था कि नहीं, बता रखा है, अभी जस्ट पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब 3 नियम है। एक है प्रभाविता का नियम जो कि सभी बच्चों को पता है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ये तीनों नियम है मेंडल के और ये तीनों नियम एक साथ पूछे जाते हैं 7 नंबर का, मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन सबको तैयार रखो बोर्ड एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव लिंग निर्धारण का वर्णन करो। जो मानव में लिंग निर्धारण होता है ना, उसका वर्णन करना है। ठीक है, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, जिसके द्वारा पता चलता है जो होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसका वर्णन करना है। ठीक है, लिंग निर्धारण का। तो ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, लिंग निर्धारण को भी पढ़ाया है, आनुवंशिकता का नियम भी पढ़ाया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, सचित्र वर्णन करना है तथा इनके प्रमुख भाग, जो मानव नेत्र के प्रमुख भाग है ना, उसको भी आप लोगों को दर्शाना होगा और उसका एक एक भाग को अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। कार्निया, पुतली, दृपटल, ठीक है, रेटिना, आइरिस, सब कुछ जितना भी है 8 से 10 उसको आप डिस्क्राइब कर देना। मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया, या फिर मानव नेत्र का चैप्टर ही खोल लेना, उसमें मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो। जो वर्ण विक्षेपण होता है उसका आप लोगों को क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण से उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर आप लोगों को वर्ण विक्षेपण को समझाना है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखो और उसको मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करो वर्ण विक्षेपण को, जो उनके मतलब जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और फिर उसको अच्छे से उदाहरण देकर भी समझाइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहां लिखा हुआ है कि ओम का नियम क्या है। जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचकर कीजिए। ठीक है, जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ, फिर इसके सत्यापन के लिए जो आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचकर कीजिए। ठीक है, परिपथ खींचकर अच्छे से इनका सत्यापन कीजिए। जब इसका सत्यापन करोगे तो फिर आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 7 नंबर का। अगर केवल ओम का नियम आएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन करो। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है तथा समांतर क्रम संयोजन होता है, इनके सूत्र का निगमन करना है। जो हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, और भी कर सकते हो, ये हमारा श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम भी आप लोगों को पता होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ठीक है, ये इन सब का निगमन करना है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसको बताना है। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आप लोगों को बताना है। और ये आपके 2 नियम थे, प्राथमिक नियम या फिर प्रथम नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय का, और एक दूसरा नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि विद्युत मोटर का, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए मैंने पहले ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। मतलब विद्युत मोटर का जो चित्र होता है उसको बनाइए। ठीक है, और इसका सिद्धांत, कार्य यानी फिर क्रिया विधि या कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसके सिद्धांत जो हैं, कैसे बनता है, क्रिया विधि, सब कुछ आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत क्रिया विधि का स्पष्ट वर्णन करो। अब यहाँ आपका 2 चीजें हैं, एक है मोटर, लगभग एक ही जैसा है, एक है जनित्र, एक ही जैसा है। अगर पढ़ोगे तो दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने पूरा बुक से केवल 22 ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, हर साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी प्रीवियस पेपर, कुछ भी उठाकर देख लो, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लेना और सारा आप तैयार करना। ठीक है, धीरे धीरे तैयार करना, अभी आपका बोर्ड एग्जाम काफी दिन है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा भी, सारा क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।